केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है निकालना तो भी बता देना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 18 ग्रुप के मेंबर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन छोटा एलिमेंट है तो ये करेगा केवल -2, -1, +1, +2। तो जनरली ये -2 सबसे ज्यादा करता है। अदर मेंबर की बात करें से ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो बाकी करते हैं -2, +2, +4 एंड +6। ठीक है, तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा क्यों शो करते हैं, तो पहले एक चीज का ध्यान रखना है। अब अगर सपोज करो ये S है, S का ऑक्सीडेशन +4 है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है +6 और कम भी कर सकता है +2, यानी दोनों काम कर सकता है। तो दोनों जो करता है उससे कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, और जो हाईएस्ट वाला होगा ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन आएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन जरूर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का, या एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, तो सारा डिसाइड होता है ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमांड नहीं है आपकी तो क्वेश्चन गया आपके हाथ से, क्योंकि आप देख के पता कैसे करोगे कि कौन स्ट्रांग है कौन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों करता है शो। ठीक है, +2 -2 ऐसा शो क्यों होता है। तो सबसे पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो क्यों करेगा, तो -2 का मतलब होता है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन करना। तो जो ऑक्सीजन होता है आपको पता है इसके बाहर 2 और 6 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन लेस होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। माइनस का मतलब गेन करना। ठीक, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हुआ, क्योंकि जो सल्फर है ये सारे क्या होते हैं, सबके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए क्या होगा ये जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका ये होता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो +2 क्यों करेगा। अब +2, +4, +6 क्यों करता है, उसका एक ही रीजन है। जैसे हमने सल्फर का दिखाना है, सल्फर का होता है 2, 8 एंड 6, तो जो ये लास्ट है 3 वाला 3s2 3p4 होता है, तो इसमें देखो सल्फर को दिखाएंगे, अब डायरेक्ट 3s को दिखा देंगे, 3s और ये 3p और ये 3d। ठीक है, ये हो गया 3d। अब होता क्या है देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 4 है तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी के साथ कंबाइंड होगा भी तो 2 के साथ हो सकता है। देखो बॉन्ड बनाएगा तो एक यहाँ पे कंबाइंड हो सकता है, एक यहाँ पे कंबाइंड हो सकता है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या होगा, आपने देखा होगा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जगह शेयरिंग हो सकती है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। सेकेंड स्टेप में देखो ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट। अब जैसे आपने थोड़ी सी हीट दी से, हीट देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होके हायर में चला गया, तो अब थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा पहला वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी में चला गया, तभी हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ डी या
प्रेजेंस ऑफ डी। तो डी का यही फायदा होता है कि जब आपके पास खाली जगह है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला गया, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब 4 है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये हो गया आपके पास कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, एक इसके साथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब ये +3 नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो 2 है या 4 है, इसीलिए ध्यान रखना +3 नहीं दिखाएगा, ये +1 नहीं दिखाएगा। तो उसमें बोर्ड में आता भी था कि ये +1 क्यों नहीं दिखाता, ये +3 क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, 4 हैं। अब फिर क्या होगा, देखो आप हीटिंग करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जंप कर जाएगा हायर में, और ज्यादा हीटिंग चाहिए होगी, तो उसे कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड। तो सेकेंड में क्या होगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सर इसमें इससे 3। पहले वाला फर्स्ट एक्साइटी वो था स्टेट। हाँ, पहले फर्स्ट था, पहले ग्राउंड स्टेट है जो उसकी नॉर्मल स्टेट है, फिर हमने फर्स्ट किया, थोड़ी सी हीट दी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाएगा। अब आपको थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 3s से निकालना है, तो ज्यादा हीट दोगे आप उसे तो ये इलेक्ट्रॉन हायर में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखो जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 6। 6 है, तो इसीलिए अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसीलिए ये +4 +2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो समझ में आया आपको ये कि +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो पहला स्टेप हमारा फिनिश होता है। अब दूसरे स्टेप में क्या आता है कि जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। और जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपको बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे लास्ट वाला ग्रुप कौन सा है इसमें, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो टेपो है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ओल्ड होता है 8, फिर ओल्ड स्टाइल 16 हो गया, ओल्ड स्टाइल से हो गया 34, 34 +14 ओ सॉरी 18, तो ये हो जाएगा आपका 52। तो इसका 52 है एटॉमिक नंबर। तो इसे कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाएंगे क्रिप्टन, उसके बाद फिर 4d10 और इसके बाद 5s2 और 5p4। तो होता क्या है कि जो d इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 4d में 10 इलेक्ट्रॉन है और 3d भी इसके अंदर आएगा, तो 10 + 10 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन सपोर्ट नहीं करते। जो भी d ऑर्बिटल में होगा वो सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। अब जो न्यूक्लियस है ये, अब आपने 5 सेल बना दिए, 1 2 3 4 और 5। अब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, तो 20 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसे रोकते हैं। लेकिन जो डी में होता है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस पूरा फोर्स किस पे लगाएगा, जो सबसे सामने दिखता है इसे, और सबसे सामने कौन दिख रहा है इसे, एस वाला। तो ये इस एस के इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखता है, क्योंकि 52 प्रोटॉन है उसके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जो डी में है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो ये न्यूक्लियस में पूरा फोर्स लगाता है और इसे इनर्ट कर देगा। तो 5s2 को क्या करेगा, ये इनर्ट कर देगा, अनरिएक्टिव कर देगा, इसीलिए इसे कहते हैं इनर्ट। पेयर का मतलब ये पूरा पेयर एस इलेक्ट्रॉन को ही करता है बस केवल, क्योंकि सामने वही दिख रहा है इफेक्ट, तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो इसीलिए +4 ही दिखाएगा बस, ये +2 दिखाएगा या +4 दिखाएगा, +6 नहीं दिखाएगा ये।
ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो +3 अनस्टेबल हो जाएगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, जबकि +2 और +4 इंक्रीज होगी, क्योंकि +4 तो दिखाएगा ही है, क्योंकि यही दो तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, ये तो करेंगे बाहर वाले, इसीलिए +2 या +4 दिखाएगा टॉप वाला ज्यादा, बॉटम वाला, लेकिन +6 नहीं दिखाएगा। तो दोनों का आंसर यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आया समझ में? बताओ यस या नो। यस सर। यस सर। ओके, तो सब में यही आंसर है, ध्यान रखना। जब आप 15 ग्रुप को करोगे तो 15 ग्रुप में जो +5 है, जो हाईएस्ट वाला है, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, और जो कम वाले हैं +1 और +3 ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। इसका भी आंसर वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे जब आप 17 ग्रुप को करोगे तो उसमें +7 है, 17 में +7 होगा लास्ट, तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा। और जो इसके कम वाले हैं +3 या +5, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे। इसका भी आंसर वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो क्या है, सब एक दूसरे के एक जैसे हैं, जैसे 15 ग्रुप में पढ़ा ऐसी 16 में, ऐसी 17 में। ठीक, और यही लॉजिक है जो मैंने आपको बताया, यही लॉजिक तीनों के साथ है। क्लियर हुआ अब? यस सर। तो Yes, ऑक्सीडेशन sir. हमारा फिनिश हो गया। तो इसका मेन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लिखा भी है देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो +6 सल्फर का ज्यादा होगा, ठीक है, और लीस्ट होगा पोलोनियम का, क्योंकि पोलोनियम बड़ा साइज होता है। और बाकी ये हैं जो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा शो करेंगे। और +4 होगा तो दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। और जो हाईएस्ट होता है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जो लोवेस्ट होता है वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और जो मिडिल वाला होगा वो दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि +4 बढ़ा के +6 भी कर सकता है, कम करके +2 भी कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। लेकिन +6 बढ़ा नहीं सकता, कम ही करेगा, इसीलिए केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और जो कम वाला है वो बढ़ा ही सकता है, कम नहीं कर सकता, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करेगा। तो ये तरीका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को निकालने का। सर 5 अब आते + हैं, 5 बढ़ा भी सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। वो किसके साथ है वो देखना है ना। जैसे 15 ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप में तो +5 मैक्सिमम होता है, तो इससे ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकता वो, उसका मैक्सिमम ही +5 है, तो वो कम ही कर सकता है केवल। तो जब +5 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कभी नहीं कर सकता, नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कम वाला है, जैसे -1 है, सबसे कम है, तो ये कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, ये हर हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कभी यस ऑक्सीडाइजिंग सर। एजेंट का काम नहीं कर सकता। ठीक, डन। सर अगर ग्रुप 15 वाला 16 के साथ पेयर हो तो ये कर सकता है? पेयरिंग नहीं करते ना ये लोग। जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस और सल्फर आपस में नहीं करेंगे रिएक्शन, ये किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाँ 17 के साथ हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं उसका। जब आप 16 ग्रुप की बात करोगे, जैसे 15 ग्रुप का कोई भी कंपाउंड बनेगा, तो आपको 15 ग्रुप में इसको देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम +5 है, तो अब ये +6 तो कर ही नहीं सकता है अगर ये सेंट्रल एटम है तो। ठीक, यस सर। और जो +16 वाला है, जो 16 वाला है जैसे सल्फर है, तो ये +6 से ज्यादा नहीं दिखा सकता। अगर नहीं, 17 ग्रुप का है, -4 कर सकता है ना 5 वाला? हाँ हाँ, अभी बताया था ना आपको कि सल्फर या 16 ग्रुप के लिए कौन कौन से होते हैं, +2, +4, +6 या -2। अब +1 नहीं कर सकता या +3 नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ऐसे 15 ग्रुप का क्या करेगा, +1, +3, +5 कर सकता है, लेकिन +2 या +4 नहीं कर पाएगा।
ठीक है, उसका लॉजिक मैंने बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का लॉजिक है। यस सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, पहले देखो रिएक्टिविटी में क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अगर मैं बोलूंगा कि बताओ रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सल्फर, फिर सेलेरियम, टेलेरियम, और फिर लास्ट में पोलोनियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 16 ग्रुप में। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है रिएक्टिविटी। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन। अब देखो इसमें आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जैसे मैंने कहा ओल्ड स्टाइल से टेपो। अब इसकी वैलेंसी होती है 2, देखो ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की होती है 1, तो कंपाउंड क्या बनेगा इसमें, कंपाउंड बनेगा H2O, तो सबके आगे H2. H2 लगा दो, H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, तो इसका कंपाउंड ये बनेगा। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, H2O, H2S, H2SC, H2TE और H2PO। क्लियर? Yes sir. अब देखो इसके बेस पे अब क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला आता है एंगल, बॉन्ड एंगल। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देखो पहला क्वेश्चन आएगा इसके बेस में, बॉन्ड एंगल के बेस पे, बॉन्ड एंगल। वो बोलेगा बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। पहला H2O, दूसरा SH2, तीसरा SeH2, चौथा TeH2। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा। यही हमने 15 में पढ़ा था, अब ये 16 में भी यही है। बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा। हाँ H2O. अंकित सर टी। बताओ। ओके, और निधि। सर टी शायद। Sir टी, TE. अच्छा टी। और अंकित आपने क्या बोला। H2O. H2O। हाँ इसका आंसर है H2O। ठीक है, H2O क्यों है देखो, उसमें NH3 था। यही क्वेश्चन किस में था, 15 ग्रुप में। तो 15 ग्रुप में देखो जब NH3 था तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा था, किससे, PH3 से। और इसके बाद इसमें लोन पेयर भी होता है। ठीक, इसके बाद ES, तो जो बॉन्ड एंगल था वो सबसे बड़ा NH3 का, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर उसके बाद एंटीमनी H3 का। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे आएगी, H2O का सबसे ज्यादा, फिर H2S का, फिर H2SC का, फिर H2T का। देखो आंसर, रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि छोटा साइज होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, पास पास होते हैं। देखो सबसे पहला लॉजिक क्या है, स्मॉल साइज, साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में, क्योंकि छोटा साइज है तो ये दोनों झगड़ने लगेंगे और दूर दूर चले जाएंगे आपस में, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ कम हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो गया, इसका साइज और बड़ा हो गया तो एंगल कम हो जाएगा, इसका साइज और बड़ा है तो एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे कम एंगल TE का या पोलोनियम का। ठीक है, और सबसे ज्यादा H2O का। और ऐसे ही कौन सा ग्रुप था, 15 ग्रुप था, उसका भी आंसर यही है सेम, 16 में भी सेम आंसर है। ठीक, क्लियर हुआ। यस सर। हाँ तो Yes ये sir. ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला था, जो 15 में है वही 16 में, दोनों सेम है। अगर आपने एक को ढंग से पढ़ लिया तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला बॉन्ड एंगल का है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक, और इसके बाद देखो, तो ये बॉन्ड एंगल को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो जो बॉन्ड एंगल इसने बताया हुआ है कि जो H2O है उसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, उसके बाद H2S होता है 92.1। देखो एकदम से कितना, 12 का कम हो गया,
क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। फिर सल्फर है, बड़ा साइज हो गया तो एकदम से कम हो गया। एस है, अब बड़ा साइज है तो अब ये आसपास है, देखो ये 91 है। टी है, इसका भी बड़ा साइज है तो 90। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें एकदम से चेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन में रिपल्सन सबसे ज्यादा है, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल भी दिया है 104.5, 92.1, 91 और 90। तो पहला आंसर ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड। तो ये दिख भी रहा है आपको। इसका एक और आंसर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, आपको असर्शन रीजन में भी दे देता है वो, तो ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अब इसको टेबल है, देखो इस टेबल को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये टेबल को ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पी ब्लॉक में। पहला देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, H2O, H2SE, H2SE और H2TE। ठीक है, तो इसमें देखो जनरली टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज ऐसे होना चाहिए था। लेकिन क्या है कि जो वाटर होता है ये एकदम से जंप मार देता है यहाँ से और फर्स्ट पोजीशन में पहुंच जाता है, फर्स्ट में वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये डीमेरिट वो दिखाता है, क्या एक्सेप्शनल दिखाता है। ध्यान रखना, होना क्या चाहिए था, जितना साइज बढ़ेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन H2O ने फर्स्ट में जंप मार दिया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है वैन डर वाल्स फोर्स से। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। और वैन डर वाल्स किस पे डिपेंड करता है, वैन डर वाल्स डिपेंड करता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है साइज पे। जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का यही है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेम है। ये देखो, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है, अब कोई या तो क्या करेगा, या तो H2O को पहले रखेगा या लास्ट में रखेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन को तैयार करना आपने जो एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर? बताओ Yes, इसमें sir. कोई डाउट? ओके, तो याद रखना है, देखो उसमें भी यही था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी यही है। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करेगा। इससे कैसे पता चलेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, जिसका साइज बड़ा। अब जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो जैसे साइज बढ़ेगा वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करेगा, वैन डर वाल्स फोर्स पे। लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो नंबर 1 पे जंप कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए H2O क्या होगा, नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक, तो दोनों के साथ वही कॉन्सेप्ट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अब आता है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। H2S जितना साइज बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो जो H और E के बीच का बॉन्ड है, E का मतलब होता है 16 ग्रुप के मेंबर, जैसे ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, ये 16 ग्रुप के मेंबर है, तो ये E में आ जाते हैं। E है आपका 16 ग्रुप मेंबर। ठीक, Yes, sir. तो साइज के लिए तो एक ही फंड है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, और ये सीक्वेंस याद रखना है, ओल्ड स्टाइल से टेपो वाला। अब इसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल पे अभी हमने डिस्कशन किया था कि टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा।
यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा H2O का, बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा, फिर H2S का, फिर H2SE का, और लास्ट में H2T का। ठीक है, और फिर H2, बस यही है यहाँ तक, क्योंकि आगे पोलोनियम आता है, वो रेडियो एक्टिव होता है तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये सेकंड स्टेप आ गया आपके पास, क्या आ गया, बॉन्ड एंगल का। पहले मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक, अब आता है H, यानी कि अगर आप इसको क्या करोगे, HF है फॉर्मेशन करने के लिए, अगर आप इसे फॉर्मेशन करते हो H2O को, तो हीट निकलेगी। ठीक है, तो हीट क्या होगा, निकलेगी। तो हीट निकलेगी तो किसमें, किस केस में कितनी हीट निकल रही है, तो सबसे ज्यादा हीट किसमें निकलेगी, H2O में। ठीक, H2O में सबसे ज्यादा हीट निकलती है। तो H2O में हीट निकलेगी, क्योंकि छोटा साइज होता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, माइनस का मतलब ध्यान रखना हीट रिलीज हो रही है, और प्लस का मतलब हीट रिक्वायर्ड है। तो H2O का छोटा